हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बॉम्ब्स ने 15 किलो टन TNT के बराबर धमाका किया था। इस ब्लास्ट ने जितनी रेडियो एक्टिव गैसेज एटमॉस्फेयर में फैलाई थी, उससे 400 टाइम्स ज्यादा गैसेज एक ऐसे हादसे की वजह से रिलीज हुई थी जहां आज ये बहुत बड़ा डोम देखा जा सकता है। 354 फीट ऊंचा और 840 फीट चौड़ा ये डोम इतिहास के उस हादसे के ऊपर पर्दा डाले हुए है जिसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन सोवियत यूनियन को भी बौखलाहट में डाल दिया था। ये धमाका चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के नाम से जाना जाता है, जहां एक छोटी सी गलती की वजह से हैरतंगे स्टोर पे 225 टन TNT के बराबर धमाका हुआ। न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन के कैपिटल कीव से 100 किलोमीटर दूर प्रीपेड सिटी में बनाया गया था, जो आज पूरी तरह से बंजर पड़ी हुई है। उस वक्त यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये कोल्ड वॉर का दौर था और सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावर प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए थे, जिनमें से एक नोबल भी था। ये पावर प्लांट 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर मुश्तमिल था, जिनको 123 और 4 के नाम दिए गए थे। ये 4 नंबर वाला सबसे आखिर में बनाया गया था, जिसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा डोम मौजूद है। ये चारों रिएक्टर्स 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स करने की काबिलियत रखते थे। पूरे सोवियत यूनियन की आंधी पॉपुलेशन की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा करते थे। आसान लफ्जों में अगर इन रिएक्टर्स की वर्किंग समझी जाए तो इनमें न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए पानी को गर्म किया जाता था। ये पानी स्टीम बनकर टरबाइन को चलाता था और टरबाइन के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन एक चैन रिएक्शन होता है, यानी ये एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हर रिएक्टर में 211 कंट्रोल रोड्स डाली जाती थी। ये कंट्रोल रोड्स एक ऐसे मटेरियल से बनी होती है जो न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान रिलीज होने वाले न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करती हैं, कि वो न्यूट्रॉन्स ही हैं जो यूरेनियम के एटम से मिलकर न्यूक्लियर रिएक्शन पैदा करता है। जब न्यूट्रॉन्स यूरेनियम के बजाय कंट्रोल रोड से जाकर चिपक जाएंगे तो जाहिर है न्यूक्लियर रिएक्शन भी अपने आप धीमा पड़ जाएगा। चेर्नोबिल के केस में ये कंट्रोल रोड्स बोरन कार्बाइड की बनी थी, जबकि टिप ग्रेफाइट की थी। याद रहे कि ये प्रोसेसर पूरे दिन चलता रहता था, जिसकी वजह से रिएक्टर के अंदर 1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता था। ये सूरज के सरफेस के टेम्परेचर का करीब 30% टेम्परेचर बनता है और इसी वजह से रिएक्टर को ठंडा रखना भी बहुत जरूरी था। इस काम के लिए रिएक्टर के अंदर पानी की लाइंस को चलाया जाता था। ये पानी पंप्स की मदद से रिएक्टर में हर वक्त घूमता रहता था, ठीक उसी तरह जैसे गाड़ी के इंजन को ठंडा रखने के लिए कूलन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर चेर्नोबिल के रिएक्टर्स में एक बहुत बड़ा डिजाइन फ्लो था, जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। गाड़ी के केस में तो पानी की रोटेशन तब बंद हो जाती है जैसे ही इंजन ऑफ होता है, पर न्यूक्लियर रिएक्टर में एक भी सेकंड के लिए पानी की रोटेशन बंद नहीं होनी चाहिए। फिर बेशक न्यूक्लियर रिएक्शन बंद ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि रिएक्शन बंद होने के बाद भी काफी देर तक वो हीट प्रोड्यूस करता रहता था। इसके लिए जरूरी था कि ये वाटर पंप्स बिना किसी रुकावट के हर वक्त चलते रहे। अब जाहिर है ये वाटर पंप्स चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड थी। ये इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल रिएक्टर के अपने ही टरबाइन से फराहम की जाती थी, जबकि पावर फेल्यूर की सूरत में इनके लिए खास बैकअप डीजल जनरेटर भी इंस्टॉल किए गए थे। पर मसला ये था कि डीजल जनरेटर पे शिफ्ट होने में वाटर पंप्स 60 सेकंड्स तक बंद रहेंगे। इंजीनियर चाहते थे कि इन 60 सेकंड्स के दौरान भी ये पंप्स बंद ना हो, लिहाजा इसके लिए इनमें एक सेफ्टी सिस्टम लगाया गया था। सिस्टम ये था कि जैसे ही रिएक्टर बंद होगा वो इलेक्ट्रिसिटी बनाना फौरन खत्म नहीं करेगा। 1000 मेगावाट से प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, तो इसी दौरान इस बची हुई इलेक्ट्रिसिटी से ही पंप्स को 60 सेकंड्स तक चलाया जाएगा और 60 सेकंड्स के बाद वैसे ही बैकअप जनरेटर चल जाएंगे। ये सिस्टम तो इंस्टॉल कर दिया गया था, लेकिन इसकी टेस्टिंग अभी बाकी थी, जो कि एक कंपलसरी प्रोसेसर था, और वो भी सिर्फ रिएक्टर 4 की टेस्टिंग।
वनक 2 और 3 पर ये टेस्ट कामयाबी से किए जा चुके थे। ये 25 अप्रैल 1986 की शाम थी और रिएक्टर 4 पर इसी सेफ्टी टेस्ट को परफॉर्म करने की तैयारी चल रही थी। ये टेस्ट डेप्यूटी चीफ इंजीनियर एनाटोली की निगरानी में किया जा रहा था। पिछली 2 बार रिएक्टर 4 पर ये टेस्ट कामयाब नहीं हो सका था। कहा जाता है कि डेप्यूटी चीफ इंजीनियर को कैसे भी करके आज की रात ये टेस्ट परफॉर्म करना था। रोल बुक के मुताबिक ये टेस्ट तब परफॉर्म किया जाएगा जब रिएक्टर 700 मेगावाट की पावर दे रहे होंगे, लेकिन नॉर्मली तो ये 1000 मेगावाट देते थे। डेप्यूटी चीफ इंजीनियर ने रिएक्टर को स्लो करने के लिए कंट्रोल रोड्स डालने का ऑर्डर दिया, जिससे न्यूक्लियर रिएक्शन स्लो होना शुरू हो गया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कंट्रोल रोड्स शायद ज्यादा अंडर डल गई थी। इसी वजह से रिएक्टर की पावर 1000 से सीधा 30 मेगावाट तक जा गिरी। रिएक्टर की पावर को वापस बढ़ाने के लिए कंट्रोल रोड्स को थोड़ा बाहर निकाला गया। तब ये पावर 30 से बढ़कर 200 मेगावाट तक जा पहुंची। पावर को मजीद बढ़ाने के लिए थोड़ी और कंट्रोल रोड्स को बाहर निकाला गया। अब टोटल 211 में से सिर्फ 8 कंट्रोल रोड्स रिएक्टर के अंदर मौजूद थी और ये रूल बुक की वायोलेशन थी। रूल बुक में लिखा था कि रिएक्टर के अंदर 15 से कम कंट्रोल होनी चाहिए। इस वायलेशन की वजह से बुआइयों की रिएक्शन तेजी से बढ़ा और पावर 200 से बढ़ती 1000 मेगावाट को भी क्रॉस करके कई 1000 मेगावाट तक जा पहुंची। इतनी ज्यादा हिट की वजह से पाइप्स में पानी तेजी से एवपोरेट होने लगा, जो कि असल में रिएक्टर के कोर को ठंडा करने का काम भी कर रहा था। इसी समय कंट्रोल रूम में फौरन एक खौफ की लहर दौड़ गई और पूरा रिएक्टर वाइब्रेट करना शुरू हो गया। इस चीज को कंट्रोल करने का एक ही सलूशन था कि इमरजेंसी शट ऑफ बटन को दबा दिया जाए, जिससे सारी कंट्रोल रोड्स रिएक्टर में जाकर न्यूक्लियर रिएक्शन को बंद कर देंगी। और इंजीनियर्स ने भी यही किया था। उन्होंने फौरन इमरजेंसी शटडाउन का बटन तो दबा दिया, लेकिन जैसे ही कंट्रोल रोड्स अंदर गई, रिएक्टर एक जोरदार धमाके से फट पड़ा। साइज्मोग्राम में इस धमाके की शिद्दत 225 टन TNT ब्लास्ट के बराबर रिकॉर्ड की गई। कंपैरिजन के तौर पर आपको बताते चलें कि हिरोशिमा पर गिराए जाने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब लिटिल बॉय ने जितनी खतरनाक गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज की थी, ये डिजास्टर उससे 400 टाइम्स ज्यादा गैसेस रिलीज कर चुका था। इस वक्त 26 अप्रैल 1986 रात के 1:26 हो रहे थे। यहाँ सवाल उठता है कि कंट्रोल रोड्स तो रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए डाली गई थी, तो फिर इन्होंने रिएक्शन को बढ़ा क्यों दिया? असल में ये धमाका कंट्रोल रोड्स के टिप पर लगे ग्रेफाइट की वजह से हुआ था। जैसा कि आपने शुरुआत में जाना, ये कंट्रोल रोड्स बोरन कार्बाइड की बनी थी, लेकिन इनकी टिपाइट की थी। बोरन कार्बाइड तो न्यूक्लियर रिएक्शन को रोक सकता है, लेकिन ग्राफाइट रिएक्शन को मजीद बढ़ा देता है। इमरजेंसी शट डाउन बटन दबाने से पहले जो रिएक्शन पहले ही अपनी लिमिट से बाहर था, उसमें ग्रेफाइट के टिप जाते ही तेजी आई और रिएक्टर की वाल्स का बर्दाश्त का लेवल खत्म हुआ और वो फट पड़ी। 2 इंजीनियर मौके पर ही मारे गए और 2 लोग बुरी तरह से जल गए। धमाके की वजह से प्लांट के रिएक्टर 4 में आग लग गई। पहले तो इसे आम आग ही समझा गया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि इस धमाके की वजह से 5% रेडियो एक्टिव मटेरियल एटमॉस्फेयर में जा चुका है। फायर फाइटर्स मौके पर ही पहुंच गए। पानी की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई, मगर ये आग बुझने वाली नहीं थी, क्योंकि ये आम आग नहीं बल्कि ग्रेफाइट की आग थी, जिसको बुझाना इतना आसान नहीं था। हादसे के फौरन बाद पूरे प्रिपेयर्ड शहर को रातों रात खाली करवा दिया गया, जिसमें उस वक्त करीब 50,000 लोग थे। इमरजेंसी डिक्लेयर करके सोवियत यूनियन ने कई 100 बसेस का इंतजाम किया, जो इस शहर के लोगों को यहां से बहुत दूर सिटी में ले गई। वहां चेन्नई में अगले 10 दिनों तक ये आग बुझाने का काम चलता रहा। हेलीकॉप्टर की मदद से भी 5000 टन से ज्यादा रेती और ऐसी चीजें फेंकी गई जिससे आग पर काबू पाया जा सकता है। आखिरकार 10 दिन बाद जाकर ये आग बुझाई गई,
लेकिन अगले कई दिनों तक मुसलसल रेडियो एक्टिव एयर में जाती रही। फायर फाइटर जो आग बुझा रहे थे वो रेडियो एक्टिव की वजह से बीमार हो गए और कुछ लोग मारे गए। पहले तो सोवियत यूनियन इस वाक़े की खबर को दबाना चाहता था क्योंकि कोल्ड वॉर का दौर था और ये खबर सोवियत यूनियन का इंप्रेशन बुरी तरह खराब कर सकती थी, लेकिन ये राज ज्यादा देर तक छुप ना सका। धमाके के 36 घंटों के बाद 28 अप्रैल को स्वीडिश रेडिएशन मॉनिटरिंग स्टेशन ने देखा कि हवा में रेडिएशन का लेवल मुसल बढ़ रहा है और ये रेडिएशन यूक्रेन की तरफ से आ रही है। इसी वजह से आखिरकार सोवियत हुकूमत को मामला दुनिया के सामने रखना ही पड़ा। जनोबल के रिएक्टर फॉर में लगी आग बुझाने के बाद भी खतरा अभी तक पूरी तरह से टला नहीं था कि नीचे पानी का एक पूल था जिसमें बहुत बड़ी मिकदार में रेडियो एक्टिव मटेरियल जा चुका था। अगर वक्त पर इसको खाली ना किया गया तो इस पानी की स्टीम हवा में मजीद रेडियो एक्टिव गैसेस फैला देगी। इसको खाली करने का एक ही तरीका था कि इसके अंदर कोई कूद कर जाए और पुल के बॉटम पर ड्रेन वाल्व खोल दे, और इस रेडियो एक्टिव पानी में जाने का मतलब सीधा सीधा अपनी जान दांव पर लगाने जैसा ही था, और ये काम करने के लिए कोई भी राजी नहीं हुआ। यहाँ पर सामने आए 3 हीरोज, बल्कि सुपर हीरोज मैकेनिकल इंजीनियर एलेक्सी एनानेंको, सीनियर इंजीनियर विलेरी बेस्पलव और शिफ्ट सुपरवाइजर बोरिस बैरनऑफ। इन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरों को बचाने का फैसला किया। ये तीनों डाइवर्स उस पूल में उतरे और अंधेरे में स्विम करते हुए उसके ड्रेन्स को खोला और पानी को खाली करके रिएक्शन रोक दिया। इनके ये मिशन को कई लोगों ने सुसाइड मिशन कहा था, लेकिन खुशकिस्मती से ये तीनों सही सलामत बाहर निकल आए, मगर अभी तक बहुत नुकसान हो चुका था। धमाके के नतीजे में आयोडीन 131 और दीगर खतरनाक केमिकल्स हवा में फैल चुके थे, जिसकी वजह से हजारों लोगों को थायराइड कैंसर हो गया और कई 1000 लोग इसकी वजह से मारे गए। इनमें ज्यादातर वो लोग थे जिनका ताल्लुक फायर फाइटिंग टीम से था और जिन्होंने बाद में चेरनोबिल में ऑपरेशन क्लीन अप में हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ इन केमिकल्स ने पूरे यूरोप में बड़ी तबाही मचाई। जिन जंगलात में ये रेडियो एक्टिव वेस्ट गिरा वो ग्रीन से रेड हो गए। बारिश के साथ ये केमिकल्स जहाँ जहाँ गिरे वहाँ की घास में भी ये वेस्ट फैल गया, और वो घास जिन जानवरों ने खाया उनको भी काफी नुकसान हुआ। इस हादसे के पहले 4 महीनों में सिर्फ 31 लोग मारे गए, लेकिन इसकी वजह से जो रेडिएशन हवा में गई उसने आने वाले चंद सालों में तकरीबन 4000 लोगों की जान ले ली। ये तो वो फिगर है जो सिर्फ एक एस्टीमेट है। असल में इसकी वजह से कितनी अमवात हुई होंगी इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आज चेरनोबिल डिजास्टर की साइट पर आम पब्लिक को जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आज 38 ईयर्स के बाद भी कुछ ना कुछ रेडिएशन वहां से निकल ही रही है और ये अगले 400 सालों तक नुकसान पहुंचाती रहेंगी। ये रेडिएशन हवा में ना फैले, इसी वजह से हुकूमत ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डोम इंस्टॉल किया है, जिसको बनाने में करीब 3 अरब US डॉलर का खर्चा आया था, और ये अगले 100 सालों तक डिजास्टर की रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में फैलने से रोके रखेगा। उम्मीद है लाइफ मूवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।